रणवीर, माँ की तबीयत और खराब होती जा रही है। आते वक्त दवाई लेते आना। ठीक है राधा, अभी मैं चलता हूँ। खेत से आते वक्त कुछ पैसे चौधरी से उधार ले लूंगा ताकि माँ की दवाइयाँ ला सकूं। बेटा तू परेशान मत हो, जल्द ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उस चौधरी से अब और उधार मत लेना। अरे हाँ, याद आया, वो चौधरी कल ही अपने पैसे मांग में आया था और जो भी पैसे बचे थे वो उन्हें ब्याज के नाम पर ले गया। रणवीर बहुत परेशान हो गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सिर में चिंता लिए वो खेत की ओर चल देता है। हे भगवान, हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा तू मेरी। कब तक तू यूं ही मेरा और मेरे परिवार का जीवन अंधकार में बिताता रहेगा। ऐसे ही अपनी किस्मत पे रोता हुआ वो अपने खेत पहुंचता है। वो काम कर ही रहा होता है कि तभी चौधरी अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचता है। क्यों रे रणवीर, मेरा पैसा कब देगा? ब्याज भी बहुत बढ़ गया है अब तो। चौधरी जी, इस बार फसल इतनी अच्छी नहीं हुई है और ऊपर से माँ भी बीमार है। उनके लिए दवाई भी ले जानी थी, मगर मेरे पास पैसे ही नहीं है। उससे मुझे क्या लेना देना? मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। ऊपर से तेरा रोज का कोई ना कोई नाटक रहता है। चौधरी जी, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। बस 2 महीने का वक्त और दे दीजिए। बस कर, तेरा हमेशा का यही नाटक है। अब और नहीं। आज से ये खेत मेरा हुआ और अगर तू इस खेत के आसपास भी दिखा तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। चौधरी जी, बस मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। अगर आप ये खेत ले लोगे तो हम जीते जी मर जाएंगे। ये मेरे दादा ने खून पसीने की कमाई से खरीदा था। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। ए गबरू, इसे खेत से उठा के बाहर फेंक दे। जी मालिक। अब अगर तू इस खेत के पास दिख गया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चौधरी, तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। वो एक ना एक दिन जरूर न्याय करेगा। देखता हूं तेरा ऊपर वाला मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इतना कहकर वो चौधरी अपने नौकरों के साथ वहां से चला जाता है। रणवीर की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो अपने आंसू लिए घर चला जाता है। रणवीर घर पहुंचता है। उसे देखकर उसकी पत्नी आश्चर्य होकर बोली, आज आप दोपहर में ही आ गए? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है राधा। क्यों, क्या हुआ? वो चौधरी खेत पर आया और मेरा खेत छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। हाँ सावित्री, मगर उस सेठ के नौकरों ने मुझे धक्का देकर खेत से निकाल दिया। अब हम कैसे जिएंगे? बेटा, भगवान सब देख रहा है। देखना, ये सेठ अपने कर्मों का फल जरूर भोगेगा। कल से मैं दूसरों के खेत में मजदूरी करूंगा। उससे पैसे मिलेंगे तो राशन और माँ के लिए दवाइयाँ लेकर आऊंगा। शाम ढलने को थी। उस रात उन सब ने पानी पीकर ही अपनी भूख मिटाई। अगली सुबह रणवीर जल्दी उठकर जाने के लिए तैयार हो गया। जी, बहुत जल्दी जा रहे हैं आप? हाँ राधा, जल्दी जाऊंगा तो ही काम मिलेगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर रणवीर अपने घर से निकल जाता है और अपने पुराने खेत के पास ही एक दूसरे खेत में मजदूरी करने लगता है। वो निस्वार्थ भाव से पूरा दिन खेत पर काम करता है। शाम को खेत का मालिक आता है। अरे रणवीर, तूने तो वाकई बहुत अच्छा काम किया। 180 रुपए की बात हुई थी, लेकिन ले पूरे 300 रुपए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो थोड़ी सी खुशी के साथ माँ के लिए दवाई और कुछ राशन लेकर घर पहुँचता है। माँ की दवाई ले आए क्या? हाँ राधा, दवाई और राशन दोनों ले आया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा से रहा। तभी रणवीर का पुराना मित्र सुनील उसके घर आ जाता है। आओ सुनील, आओ। आज इतने दिन बाद कैसे आना हुआ? बस आज तुझसे मिलने का मन किया तो चला आया। और बता, सब कैसा चल रहा है? कुछ नहीं सुनील, किस्मत खराब चल रही है। फिर रणवीर ने सारी बात सुनील को बताई कि कैसे उस चौधरी ने उसे भूमिहीन कर दिया। वो चौधरी बहुत दुष्ट है, सबके साथ अन्याय करता है। ठीक है मित्र, मैं चलता हूँ, रात हो रही है। कुछ दिन ऐसे ही रणवीर दूसरों के खेतों में ही काम करता कि तभी एक दिन वो काम कर रहा होता है और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ता है। तभी वहां से उसका दोस्त सुनील गुजर रहा होता है। उसने रणवीर को बेहोश देखा तो उसने तुरंत उसके मुंह पर जल डाला। तब रणवीर को होश आ गया। क्या हुआ रणवीर, तू ठीक तो है ना? हाँ सुनील, मैं ठीक हूँ। बस धूप की वजह से चक्कर आ गया। रणवीर, तू थोड़ी देर पेड़ की छांव में आराम कर ले, तब तक मैं काम कर देता हूँ।
अरे सुनील, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना भी न कर सका तो किस काम की हमारी मित्रता। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। फिर रणवीर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। आराम करते करते रणवीर की पेड़ की ठंडी छांव में आंख लग जाती है। सुनील पूरा दिन उसकी जगह काम करता है। शाम को जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि सारा काम सुनील ने कर दिया। धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात मित्र? मित्र हूं तो इतना तो कर ही सकता हूं। अब मैं रोज आकर थोड़ी देर तुम्हारी मदद कर दिया करूंगा। सुनील, मैं सच में तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आ गए जी आप। कैसा रहा आज का दिन? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था, तभी सुनील वहां आ गया और फिर उसने ही मेरी जगह काम कर दिया और मैं आराम करता रहा। अरे वाह जी वाह, आपकी मित्रता तो काफी गहरी है। नहीं तो आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है भला। हाँ राधा, सुनील और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं। उसने हमेशा मेरा साथ दिया है और कहा कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। ठीक है जी, आइए खाना खा लीजिए। माता जी को तो मैंने पहले ही खिला दिया था। फिर वे दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रोज सुबह सुनील जाता और उसकी जगह पर काम करता और रणवीर पेड़ की छांव में आराम करता। ऐसे ही एक दिन चौधरी का नौकर चौधरी के पास आता है। चौधरी जी, वो रणवीर का मित्र है ना सुनील, वो रोज आता है और उसकी जगह पर काम करता है और रणवीर आराम करता है। अच्छा तो ऐसी बात है। इन दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ गई है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आज खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है राधा। अच्छा जी, मतलब रोज स्वादिष्ट नहीं बनाती? नहीं, ऐसी बात नहीं है राधा, तुम रोज ही खाना अच्छा बनाती हो, बस आज थोड़ा ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। फिर वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं और फिर चैन की नींद सोते हैं। अचानक जब सुबह राधा की नींद खुली तो उसने देखा कि माँ कुछ बोल नहीं रही है। वो घबरा गई और तुरंत ही रणवीर को जगाने लगी। रणवीर जल्दी उठो, देखो माँ कुछ बोल नहीं रही है। चौधरी अपने नौकरों से कुछ बात कर रहा था। कल्लू भोलू, आज रात तुम दोनों उस सुनील के घर जाओ और चुपके से उसके घर से गहने चुरा लो। फिर उन गहनों को रणवीर के घर में छुपा दो। फिर देखो कैसे मैं रणवीर को घर से बेघर करता हूं। जो हुकुम मालिक, लेकिन अगर कहीं हम पकड़े गए तो? अरे डरने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। तुमसे जितना बोला है उतना करो बस। फिर वे दोनों रात के 2 बजे चुपके से चौधरी की हवेली से निकलते हैं और दबे पांव सुनील के घर के भीतर जाते हैं। वहां पर रखे बक्से को धीरे से खोलकर सारे गहने चुराकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं और मौका देखकर रणवीर के घर में सारे गहने छुपा देते हैं। सुबह सुनील की पत्नी आरती ने बक्सा खोला तो देखा कि उसमें रखे गहने चोरी हो गए हैं। वो तुरंत घबराती हुई सुनील के पास गई और उसे सारी बात बताई। क्या गहने चोरी हो गए आरती? परेशान मत हो, मैं अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ और चोर को पकड़ता हूँ। लेकिन आज पहले बार हमारे घर में चोरी हुई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है वो तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है उसका? हाँ, वो रणवीर, उसने ही चोरी की होगी क्योंकि वो आता जाता रहता है और कोई यहाँ नहीं आता। मुझे पूरा यकीन है कि वही चोर है। ये तुम क्या बोल रही हो आरती? अभी अभी उसकी माँ का निधन हुआ है, ऊपर से वो बहुत ईमानदार है। मुझे पूरा यकीन है कि वो चोरी नहीं कर सकता। इतना कहकर सुनील अपने घर से निकल जाता है और चलते चलते वो मुखिया के यहाँ पहुँचता है। मुखिया जी, अरे ओ मुखिया जी, बाहर आइए। अरे सुनील, बड़े दिन बाद, कहो कैसे आना हुआ मेरे यहाँ? वैसे तो तुम दिखाई नहीं देते। मुखिया जी, कल रात किसी ने मेरे गहने चुरा लिए हैं। मैं तो बर्बाद हो गया मुखिया जी, वो मेरे जीवन भर की कमाई थी। कुछ कीजिए मुखिया जी। क्या चोरी? वो भी इस गांव में? रुको, मैं अभी सबको बुलवाता हूँ। मुखिया ने अपने नौकर से कहकर सभी लोगों को गांव में बुलाया। कुछ देर में गांव की भीड़ इकट्ठी हुई और चौधरी भी अपने नौकरों के साथ आया। देखो गांव वालों, किसी ने सुनील के घर से गहने चुरा लिए हैं। अगर जिसने भी लिए हैं तो अभी दे देगा तो बच जाएगा, किंतु अगर तलाशी लेने पर पकड़ा गया तो उसे सजा दी जाएगी।
तुम्हें किस पर शक है सुनील? मुझे किसी पर शक नहीं है। अच्छा, कौन कौन तुम्हारे घर पर आता है? वैसे तो मेरे घर पर कोई नहीं आता, सिर्फ मेरा ही मित्र है जो कभी कभी मिलने आता है, लेकिन वो चोरी नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार है। देखो सुनील, चोरी कोई भी कर सकता है। अगर मेरी मानो तो सबसे पहले रणवीर के घर की तलाशी लो। देखना, चोरी उसी ने की होगी। सारे लोग हल्ला मचाने लगे कि रणवीर के घर की तलाशी ली जाए। सबके कहने पर सुनील और मुखिया जी मान जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो चलो उसके घर, लेकिन मुझे पता है मेरा मित्र चोर नहीं है। हाँ हाँ, चलो देख लेते हैं कौन चोर है। फिर सब लोग रणवीर के घर की ओर बढ़ते हैं। रणवीर, जल्दी घर से बाहर निकल। रणवीर अपनी पत्नी के साथ हड़बड़ाते हुए बाहर आया। क्या बात है सुनील, ये इतने सारे लोग क्यों? रणवीर, मेरे घर से गहने चोरी हो गए हैं, तो ये लोग तुम्हारे घर की तलाशी लेने को कह रहे थे। सुनील, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने तेरे घर से गहने चुराए? तलाशी लेने दो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर मुखिया के आदमी उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। थोड़ी देर में रणवीर के घर से गहने बरामद होते हैं। ये लीजिए मुखिया जी, ये मिले इसके घर से गहने। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रणवीर और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि रणवीर ने गहने चुराए, वो भी अपने सबसे पक्के मित्र के। देखा सुनील भाई, जिस पे तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया उसने ही तुम्हें धोखा दिया। सुनील एकदम चुप हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सबसे पक्के मित्र ने उसके घर में चोरी की। ये सरासर झूठ है। मुझे नहीं पता कि ये गहने मेरे घर कैसे आ गए। मैं तो कई दिनों से सुनील के घर भी नहीं गया। मेरी बात का विश्वास करो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। वैसे भी माताजी के निधन के बाद वो कहीं नहीं जाते। तुम्हारे घर से गहने बरामद हुए हैं और तुम लोग कह रहे हो कि तुमने चोरी नहीं की। तो क्या कोई भूत आकर यहाँ गहने रख गया? मुझे लग रहा है ये किसी की साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। सुनील, कम से कम तुम तो विश्वास करो। अब विश्वास करने लायक क्या बचा है? मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। आज के बाद कभी मुझसे बात मत करना। सुनील, मेरी बात मानो, मैंने सच में चोरी नहीं की। बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। तुम लोगों ने चोरी की और इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाई। आज तक कभी इस गांव में चोरी नहीं हुई, इसलिए तुमको इस गांव से निकाला जा रहा है। शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गांव की इज्जत मिट्टी में मिले। इसलिए दफा हो जाओ इस गांव की नजरों से। मुखिया जी, मुझ गरीब के साथ इतना बड़ा अन्याय न करो। खेत तो वैसे ही चौधरी जी ने छीन लिया है। अब अगर मेरा घर भी छीन लोगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तूने चोरी की है रणवीर, और चोर कभी सुधरता नहीं है। रणवीर और उसकी पत्नी ने गांव वालों को बहुत समझाया, लेकिन उन लोगों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। मजबूरी में रणवीर को गांव छोड़ना पड़ रहा था। आखिरकार वे दोनों गांव के पास वाले जंगल में ही एक टूटी फूटी कुटिया बनाकर रहने लगे। फिर एक दिन, जी 2 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, अब और नहीं सहा जाता। भूख के कारण प्राण संकट में लग रहे हैं और अब तो मुझसे कुछ काम भी नहीं हो रहा है। राधा, तुम चिंता न करो। मैं पास के ही दूसरे गांव में कुछ काम ढूंढने जा रहा हूँ। अगर कुछ काम मिल जाए तो खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। तब तक तुम आराम करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज घर जल्दी आइएगा। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शरीर में भी जान नहीं बची, और वैसे भी यहाँ जंगल में जानवरों का खतरा है। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। चिंता मत करो राधा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। यहाँ जंगल में जानवरों का खतरा तो है ही, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? गांव वालों ने हमें घर से बेघर कर दिया। अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। न जाने कब ये ऊपर वाला हमारे साथ न्याय करेगा। भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं राधा। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? हमें घर से बेघर कर दिया, जमीन छीन ली और अब भूखा रहना पड़ रहा है। ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था हम लोगों ने? फिर रणवीर हताश होकर घर से जाने लगता है।
वो अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर हालातों की वजह से उसे जाना पड़ रहा था। चलते चलते वो बगल वाले गांव में लोगों से काम मांग रहा था। फिर एक व्यापारी ने उसे काम पर रख लिया। अच्छा ठीक है, काम अच्छे से करना। मैं तुमको 300 रुपए दिहाड़ी दूंगा, लेकिन काम सही से करना। जी साहब, मैं पूरी लगन के साथ काम करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम इस गांव के तो नहीं लगते हो? जी मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं पास के गांव में रहता था। रहता था का क्या मतलब है? मतलब पहले रहता था, अब नहीं रहता। फिर रणवीर ने पूरी बात रोते हुए उसे बताई। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, पर हम इसमें कर ही क्या सकते हैं। चलो ठीक है भाई, तुम काम निपटा दो, शाम को मैं तुम्हारी दिहाड़ी दे देता हूँ। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला जाता है। रणवीर दिन भर धूप में मजदूरी करता है। पता नहीं आरती, क्यों अब भी ऐसा लग रहा है कि रणवीर ने चोरी नहीं की थी। अरे वही चोर था, देखा नहीं था? उसी के घर से हमारे गहने बरामद हुए थे। आप ज्यादा मत सोचिए उसके बारे में, वही असली चोर था। चलिए खाना खा लीजिए। रणवीर काम कर रहा था कि तभी व्यापारी खेत पर पहुंचा तो देखा कि रणवीर ने बहुत काम निपटा दिया है। अरे वाह भाई, तू तो बहुत लगन से काम करते हो। तुम ये लो 400 रुपए, तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। तुम कल से काम पर आ जाना। धन्यवाद साहब जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। मैं पूरी जी जान से काम करूंगा। अच्छा साहब जी, चलता हूँ। इतना कहकर रणवीर घर की ओर चल देता है। ये लो राधा, जल्दी से पका दो, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। आज साहब जी ने 400 रुपए दिए थे। क्या 400 रुपए? ये तो बढ़िया है। अच्छा पहले मैं खाना पका देती हूँ। राधा चूल्हे पर भोजन पकने को रख देती है। थोड़ी देर बाद खाना पककर तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों भर पेट खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में रणवीर काम से वापस आ रहा था कि तभी रास्ते में उसे एक साधु बेहोश पड़े दिखाई पड़ते हैं। वो तुरंत उन्हें उठाकर बैठाता है। साधु महाराज प्रणाम, क्या हुआ? आप यहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? कुछ नहीं बेटा, भयंकर धूप के कारण बस चक्कर आ गए थे। लेकिन तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या बात है मुझे बताओ, शायद मेरे पास कोई निवारण हो तुम्हारी चिंता का। अब आप पूछ रहे हो तो बताता हूँ आपको। फिर रणवीर ने सारी बात साधु को बताई कि कैसे उस चौधरी ने उसकी जमीन छीन ली और फिर कैसे उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अच्छा तो ये बात है। फिर उन्होंने आंखें बंद की और देखा कि किसने चोरी की थी। बेटा तुम निर्दोष हो। मुझे पता है कि असली चोर कौन है, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। वो मैं गांव चलकर ही बताऊंगा। चलो अभी गांव चलते हैं और सच बताते हैं लोगों को। फिर साधु और रणवीर गांव की ओर जाने लगते हैं। साधु महाराज, किसने की चोरी, मुझे तो बताइए। बेटा तुम चलो तो सही, अभी मैं राज से पर्दाफाश करता हूँ। रणवीर मन में सोच रहा था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। चलते चलते वे दोनों गांव के मुखिया के घर पहुंचते हैं। प्रणाम साधु महाराज, आज कैसे आना हुआ गांव में? कोई खास वजह है क्या? हाँ, मुझे सभी गांव वालों को एक बात बतानी है। सभी को तुरंत यहाँ इकट्ठा करो। ठीक है साधु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। उसने तुरंत अपने नौकर को सभी गांव वालों को बुलाने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में गांव के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। चौधरी और सुनील भी वहां पर पहुंचे। फिर साधु महाराज बोले, गांव वालों, कुछ दिन पहले सुनील के घर से गहनों की चोरी हुई थी, जिसका इल्जाम उसके मित्र रणवीर पर आया था, लेकिन असल चोर कोई और था। गांव वाले चौंक जाते हैं और चौधरी भी थोड़ा सकपका जाता है। साधु महाराज, गहने तो रणवीर के घर से ही मिले थे, जिससे साफ हो गया था कि चोरी इसी ने की है। मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं बोलता हूँ चौधरी। फिर साधु बाबा ने रहस्यमयी अंदाज में अपने हाथ घुमाए। सामने एक टीवी की स्क्रीन जैसी प्रकट हुई, जिसमें दिख रहा था कि कैसे चौधरी ने अपने नौकरों के साथ मिलकर योजना बनाई और फिर नौकरों ने गहने चुराकर रणवीर के घर में छिपा दिए। क्या इतना बड़ा झूठ? मतलब चोरी इस चौधरी ने की और इल्जाम मेरे मित्र पर लगा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया चौधरी। चौधरी तुरंत मुखिया के सामने रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने रणवीर को गांव से निकालने के लिए ये सब किया था। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। चौधरी,
तूने एक ईमानदार के ऊपर इल्जाम लगाया जिसकी वजह से उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब और नहीं, इसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दो भाइयों। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले गई। फिर सभी गांव वालों ने रणवीर से माफी मांगी। रणवीर, हमसे भूल हो गई। अब मैं चाहता हूं तुम गांव वापस आ जाओ। कोई बात नहीं मुखिया जी, भूल सबसे हो जाती है। मैं कल ही अपने गांव वापस आ जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज। आप न होते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। आपका जितना भी धन्यवाद कहूं कम है। कोई बात नहीं बेटा, तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो और सच की हमेशा जीत होती है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, खुश रहो। शाम हो रही थी। वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा। आज मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। फिर वो सारी बात राधा को बताता है। अरे वाह, इसका मतलब कल फिर हम अपने घर जाएंगे। हाँ राधा। फिर वे दोनों खुशी खुशी सो जाते हैं और अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अपने घर चल देते हैं। गांव पहुंचकर वे अपने घर की साफ सफाई करते हैं और फिर रणवीर खेत पर काम करने चला जाता है। और इसी प्रकार वे लोग अब एक सुखी जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें। धन्यवाद।